नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हम भारतीय ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया में जितने नेता हैं उनमें सबसे लोकप्रिय नेताओं की कतार में शुमार होते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर, समकालीन ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। और यह बात मैं किसी अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा, मैंने खुद रिसर्च करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी जो 380 पुस्तकें हैं, मैंने उनका नाम लेकर के मैंने उनका एक लिस्ट बनाई। और ये इसमें बहुत सारी पुस्तकें संभवतः छूटी भी हों, लेकिन 380 किताबें तो हैं जो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और किताब आई है और यह सिलसिला लगातार जारी है। और वो जो किताब है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जो अब तक जो किताबें आई उनमें सबसे अलग और थोड़ी हटकर है, वो किताब है मोदीज मिशन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी ये एक और नई किताब मोदीज मिशन। क्या है ये पुस्तक और इस पुस्तक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं और इस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बर्जिस देसाई जी जो जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बर्जिस देसाई जी, जिनकी ये पुस्तक है। जाने माने लॉयर हैं और लेखक हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। मेरे साथ सुहेल सेठ जी हैं। सुहेल सेठ जी जो है मार्केटिंग और बिजनेस जगत का जाना माना नाम है, लेखक हैं और टेलीविजन पैनलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सेठ जी। और मेरे साथ कंचन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। कंचन गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के रिजीम को बहुत करीब से देखा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने शुरू में कहा, वर्जिस देसाई जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि एक विषय यह भी चर्चा का है कि भाई लेखकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या है कि इतने सारे लेखक उनके ऊपर किताबें लिखते हैं, इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे जो शुरुआत करना चाहता हूं सर, मैं आपकी पुस्तक को लेकर और इस किताब को लेकर, जो इस किताब में लेखक के जो पहले शब्द हैं, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। आपने एक बहुत बड़ी बात लिखी है और शायद जिसके ऊपर बहुत चर्चा भी हो और कुछ लोग इस पर विवाद भी खड़ा कर सकते हैं। आपने इस पुस्तक में लिखा है 50 साल बाद नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी को, उनको दोनों को समकक्ष देखा जाएगा और इसी रूप में याद किया जाएगा। जब आपने ये पुस्तक लिखी, ये जो बात लिखी, किस वजह से लिखी, किस सोच के साथ लिखी सर? तो मोदी जी के जीवन कार्य की जो व्यापकता है, जो उसकी असीम विशालता है, जिसने राष्ट्र की हर पहलू को स्पर्श किया है, उसको अब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सब अभी हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 50 साल बाद जब इतिहास निष्पक्ष रूप से मोदी जी के जीवन काल का, उनके कार्य का मूल्यांकन करेगा, तब वो शायद ये नतीजे पे आएगा, निष्कर्ष पे आएगा कि मोदी जी एक सामान्य राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन एक युग पुरुष थे। और जैसे गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी उसका विश्वास संपादन किया था, कराया था, वही हिसाब से मोदी जी 2047 में जब विकसित भारत एक महाशक्ति राष्ट्र के रूप में जरूर बन सकता है, उसका विश्वास भारतीयों को दिलाया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने गांधी जी की तरह ही लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना में एक संचार लाया है। और राष्ट्रीय पुनर्जागरण तरफ जो सब हम अग्रसर हैं, वो राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए मोदी जी को जाना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि 20वीं सदी में जो गांधी जी ने कार्य किया है वो 21वीं सदी में मोदी जी कर रहे हैं। और वो इसलिए गांधी जी के साथ उनकी तुलना करना योग्य है। ओके, मैं बाकी चीज़ों पर आऊँगा। और आपने विकसित भारत की बात की जिसको लेकर 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात करते हैं। क्या ये मिशन है या और भी मिशन जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, मैं उस पर आऊँ। लेकिन उससे पहले सुहेल सेठ जी, जब इस बुक का लॉन्च हुआ था मुंबई में, तो आपने कहा था नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूनाइटिंग इंडियंस को यूनाइट करने के लिए जाने जाएंगे। और जो बात अभी वर्जिस जी ने कही, आपने भी लगभग उसी लाइन पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। आपने कहा था कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे जिनकी आज तो आलोचना होती है,
लेकिन एक वक्त आएगा जब उस ट्रांसफॉर्मेशन को लोग याद रखेंगे। तो आपको भी लगता है कि 50 साल बाद जो है कुछ इस तरह का होगा, नरेंद्र मोदी और उनके कामों को अलग तरह से आकलन उनका किया जाएगा? तो देखिए, जैसे बर्जेस ने कहा, उनकी किताब मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशनल पीस ऑफ वर्क है, क्योंकि वो ये, और वो कहानी नहीं, वो सच्चाई है कि यहां एक आदमी जिसका कोई परिवार फेमस नहीं था या इंटाइटल नहीं था, अपने बलबूते पे, अपने विश्वास पे, अपने देश की इस लेगेसी के विश्वास रखते हुए उनने अपना जीवन प्रारंभ किया। बर्जेस ने बहुत अच्छी बात कही है इनकी अपनी किताब में कि जब हिस्ट्री याद होगी, समझिए 10, 40, 50 साल बाद, तो दो नाम आएंगे जिन्होंने भारत को इन्फ्लुएंस किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने सिर्फ एक ही उस पर टिप्पणी की। मैंने कहा, गांधी जी को तो आप फ्रीडम के लिए एक्नॉलेज करोगे, पर मोदी जी को आप एक्नॉलेज करोगे कि उन्होंने हर भारतीय को फ्री किया ताकि हम जो बनना चाहते हम बन सकें। अगर हमारी सिविलाइजेशन लेगेसी हमको एम्ब्रेस करनी है, हम कर सकें। पूरे विश्व भर जो भारतीय की जो गरिमा है, वो अब गरिमा कभी पहले नहीं थी। जो मोदी जी ने किया है वो एक, देखिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ी अंग्रेजी में आपके नहीं, साथ आप बिल्कुल, आप भाषा के मामले में स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल जी। नहीं, देखिए, कंचन भी बंगाल का है, मैं भी बंगाल का हूं, तो मेरी बंगाली बहुत बढ़िया है। तो हुआ क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैज शोन that you don't need to be entitled if you're a believer. You don't need to be a dynast if you're individually principled. You don't need to come from a family if the whole country is your family. That's the difference between Narendra Modi and the rest. Number two, while Gandhi gave us freedom from the colonies, Narendra Damodar Das Modi freed us in our mind. Kanchan will tell you what was Tagore's seminal line, into that heaven of freedom, let my country awake. Heaven of freedom. वो स्वर्ग अब है हमारे पास। और बहुत लोग होंगे हमारे देश में, देखिए जी, निंदा करने वाले तो काफी हैं, अच्छाई करने वाले कम हैं। तो मैं तो परवाह नहीं करता, मैं तो कहता हूं जितनी निंदा हो उसका मतलब उनका असर पड़ रहा है। आप अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें, आप अगर भारत की गरिमा की बात करें पूरे विश्व में, जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया, जैसे उन्होंने स्टार्टअप इंडिया किया, सब किया। पर बर्जेस की किताब जो बोलती है उसको पढ़ने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज द बुक टेल्स यू व्हाई नरेंद्र मोदी इज नरेंद्र मोदी. It tells you why he became the person he did. Sacrifice was Narendra Modi's birthmark before he became prime minister. He knew his mother would sacrifice a meal. He knows the pain. अशोक जी, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपने अपने चाइल्डहुड में पेन एक्सपीरियंस की है ना, तो दो चीजें हो सकती है. या तो आप लोगों को और पेन देंगे, या आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि आप वो पेन को हटा दें. नरेंद्र मोदी ने पेन को हटाने की कोशिश की. हम सब हंसते थे ना जब उन्होंने पहले स्वच्छ भारत किया. हम फिर हंसते थे कि अरे चूल्हा को गैस के साथ रिप्लेस करो, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में देखा है, उन्होंने अपने कम्युनिटी में देखा है जी. और देश सेवा सिर्फ सेवा पावर के लिए नहीं होती, देश सेवा देश बदलने के लिए होती है. और आज कितने 23-24 साल हो गए उनको पब्लिक सर्विस में एज हेड ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल. तो मेरे को अगर कोई बोलता है ना, अरे देखिए नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं. मनमोहन सिंह जी, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, वो अपॉइंट हुए थे. नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए हैं. मनमोहन सिंह के जमाने में द लेडी वॉज इन पावर, द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन ऑफिस. टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज इन पावर एंड इन ऑफिस. द बुक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंस्पायर्स and it helps create an aspirational India
on a positive plane. आपने सुहेल जी उनके जो उन्होंने बचपन से जो कुछ देखा, जो त्याग किया, उसका जिक्र किया, और इस पुस्तक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल की आयु से, उसका भी जिक्र है, उस पर भी जो है पाठक इसमें पढ़ सकते हैं कि 9 वर्ष की आयु से उन्होंने किस तरह के त्याग और बलिदान जो है, किस तरह के संघर्षों का सामना किया। लेकिन आपने एक बात कही कि लोग, जाहिर सी बात है, कुछ लोग हंसते थे। मुझे याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पहली बार 2014 में जब उन्होंने शौचालय की बात की थी, तब भी लोग हंसे थे। लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट था, खास करके भारत की ग्रामीण महिलाओं के लिए, वो आज Correct. लोग रियलाइज करते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि जो कुछ साल बाद जो है उन्होंने आज जो किया उसको लोग रियलाइज करेंगे। लेकिन कंचन जी, इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं, क्योंकि आपने कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, बहुत करीब से देखा है, आप कैसे देखते हैं मोदीज मिशन की बात है यहाँ पर, इस बुक का टाइटल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की बात करता है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन जो है वो क्या है, जो इस किताब के जरिए भी जो है समझ सकते हैं? नमस्ते। आई somehow see the book differently. अभी जो बर्जेस जी ने कहा कि ये कोई बायोग्राफी नहीं है और प्रधानमंत्री के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, मैं थोड़ा उससे हट के देख रहा हूँ इस किताब को। मैंने कई किताबें, जैसे आपने कहा कि मोदी जी के बारे में जितने किताबें लिखी गई हैं उतने शायद किसी और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखी गई हों, या कम से कम उनके जीवित समय में, जीवित काल में। हर किताब में एक फोकस रहता है कि मोदी जी और सिक्योरिटी, मोदी जी और ये, मोदी जी और फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी और स्वच्छ भारत, अलग अलग विषयों पर किताबें छपती रहती हैं। ये जो है, इस किताब से एक इंसाइट मिलता है कि मोदी जी आज जो कर रहे हैं, जैसे सुहेल ने इस पर बताया कि आज जो भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ढेर सारे आए थे, उनके बाद भी आएंगे, लेकिन मोटिवेशन जो होता है वो कहाँ से मिलता है? पहली तो बात है कि ये भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1900 जिनकी जन्म 1947 के बाद हुई है। उनकी जन्म, ही वॉज बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन उस इंडिपेंडेंट इंडिया की हालात उस समय जो थी वो इंडिपेंडेंस के पहले की जो हालात थी उसी किस्म की हालात थी। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जवाहरलाल द चाइल्ड was aghast to watch his father sip imported red claret, which he thought was blood. As he puts it in his autobiography. Narendra the child watched his mother sitting on her haunches cleaning utensils of others with glass mixed ash, which often made her fingers bleed. Now, look at the two, just इसको अगर आप विजुअलाइज अगर करें, बिल्कुल, हाँ, कि तो इससे पता चलता है कि ये जो खाड़ी है, और भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि जब भारत स्वाधीन हुआ, भारत में जो पावर में आए, जो जिन्होंने सरकार चलाया, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या जो ब्यूरोक्रेसी उस समय की थी वो हो, एक तबके से आते थे। दे वर द एलीट ऑफ इंडिया, जिनको कोई ना 47 के पहले उनके लाइफ में इसका कोई असर रहा कि भारत में गरीबी है, ये है, वो है, उसका कोई असर नहीं था, और 1947 के बाद भी उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मोदी जी ने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया कि भूख क्या होता है, कि बस एक ही रोटी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, या कोई महिला, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है कि उसके बच्चे, उसके बच्चों को खाना मिले, या किसी बाप को कितनी कष्ट करना पड़ता है कि वो कुछ पैसे रोजगार करके लाए कि परिवार चल पाए।
तो ये जो बैकग्राउंड है, और सुहेल ने सही कहा कि इसके दो असर हो सकते हैं। आप इस किस्म की जब बैकग्राउंड रहती है, यू कैन बिकम अ नेगेटिव फोर्स। हमने नक्सलियों को देखा है, वो भी क्लेम करते हैं कि हम इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और दूसरा है कि यू कैन बिकम अ पॉजिटिव फोर्स फॉर चेंज। जो ये जो पॉजिटिव फोर्स फॉर चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पुस्तक से वो छवि निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे, पहले अपने बचपन में, बाद में जब वो थोड़ा इन हिज यूथ, फिर बाद में जब वो राजनीति में आए, वो कैसे उनकी ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ, जो ही बिकेम अ पॉजिटिव फोर्स फॉर चेंज। अब मैं एक छोटी सी इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है ये। शायद 1996 या 1997 की बात है। और मोदी जी उस समय नेशनल सेक्रेटरी थे या जनरल सेक्रेटरी थे। पार्टी 11 अशोका रोड से चलती थी। बहुत ही छोटा सा एक दफ्तर था, और दफ्तर के पीछे एक चमरी थी जहां पर जो स्वयंसेवक पार्टी से जुड़े हुए थे, कुशाभाऊ ठाकरे या मोदी जी और ऐसे और 2-3 जो लोग थे, वहां पर वो अपना भोजन करते थे, जना कृष्णमूर्ति वगैरह। और उनकी एक छोटे छोटे कमरों में दफ्तरें थी। उस समय से अगर मुझे जितना याद आ रहा है, मोदी जी अपना काम जो भी उनका था वो करते थे, लेकिन हर समय वो एक कोई ना कोई सुझाव उनके पास रहता था कि क्यों ना ये किया जाए, क्यों ना वो किया जाए। और भारत में भाजपा प्रथम पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके दफ्तर में इंटरनेट लगाया गया, जिसका अपना वेबसाइट बना। और इस सब के पीछे मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनमें एक चाहत थी कि इसको हम लोग मॉडर्नाइज कैसे करें। अगर हम छोटे से लेवल से शुरू करें तो फिर समाज बदलेगा, अगर परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी उनकी ये एक्सपेरिमेंटेशन चलती रही। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने राजनीतिक जीवन, अपने पर्सनल लाइफ की, अपने राजनीतिक लाइफ की, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए उस समय की जो एक्सपीरियंस थी, उस सब को मिला के उन्होंने एक नेशनल चार्टर बनाया, नेशनल मिशन बनाया। और यह भी एक बात है कि आपने जैसे बताया कि मोदी जी केवल विकसित भारत की बात नहीं करते हैं। विकसित भारत तो एक लोगों में जोश लाने की, आशा लाने की बात है, लेकिन उसके जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे एआई में भारत कहाँ है आज, चिप मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ है आज, स्पेस में कहाँ है आज, इन सब चीजों को अगर आप देखें, ये जो एक मोदी जी में एक क्षमता है कि कल की सोच आज करना, और केवल आज सोच नहीं करना, उस पर काम करना, ये भी एक उनके बैकग्राउंड से ही आता है। कंचन जी, जो आप कह रहे हैं, उस इसी पुस्तक के एक हिस्से में ब्रजेश जी भी उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसी किताब के एक हिस्से में यह है कि 60 के दशक में भारत को सेमीकंडक्टर जो है भारत बना सके, उसको लेकर के अवसर मिला था, लेकिन भारत ने उस अवसर को गंवाया। और आज भारत में 6 सेमीकंडक्टर जो हैं वो यूनिट्स इस वक्त जो है काम करने की स्थिति में आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है, और शायद इस पुस्तक से ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो आप जिस दिल्ली दफ्तर की बात कर रहे हैं, छोटी सी बात, फिर बरजीश देसाई जी अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तो खानपुर अहमदाबाद के दफ्तर में, जब वो बिल्कुल जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उससे पहले बीजेपी का काम करते थे, तो उनके 10 बाई 10 का छोटा सा एक कमरा होता था, और उस कमरे में 2 चीजें होती थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। उनके कमरे में एक सुराही होती थी पानी की, ठंडे पानी की, और दूसरा एक कंप्यूटर, वो जो पहले कंप्यूटर आता था डब्बा। तो समझ सकते हैं आप, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ने की और आगे बढ़ने की जो ललक थी, जो सोच थी उनमें। बरजीश जी, एक बात, आप जब मोदी मिशन की बात करते हैं तो एक तो विकसित भारत ये है, लेकिन और मोदी मिशन जो है, क्या मोदी मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन क्या है जिसको लेकर आपने इस किताब में, क्योंकि 11 चैप्टर हैं, अलग अलग चीज़ें, और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि उसके 11वां जो अंतिम चैप्टर है उसमें मोदी मिशन का लेकर उसका रिपोर्ट कार्ड भी है कि भाई किस तरह से मोदी मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को कैसे समझा जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि राष्ट्र की कोई पहलू ऐसी बची नहीं है जिसको नरेंद्र भाई ने उनके कार्य ने स्पर्श नहीं किया। जैसे कि धारा 370, हमें लगता है कि 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए तब सिर्फ 3 दिन में ये सब जो लेजिस्लेशन था वो पास हो गया और धारा 370 को विलंबित किया गया। ऐसा नहीं है, उनकी पहली टर्म में 2014 से 2019 तक मोदी जी ने अकेले विथ अ कोर टीम ऑफ सेक्रेटरीज, कई सचिवों के साथ उन्होंने अकेले कार्य किया कि कैसे ये जो बंधारणीय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्ब्रोग्लियो था, बहुत काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर तो थी नहीं, वो तो 1957 में एबॉलिश हो गई थी। तो कैसे ये किया जाए, तो फिर उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया। लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर की वो समय के ऊपर नहीं थी, प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट आई। ये सब की सोच कई भाजपा के लोगों ने, एडवाइजर्स ने भी उन्हें बताया कि ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम था कि धारा 370 को हटाना कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो तो जरूरी था ही राष्ट्रवाद की दृष्टि से, लेकिन कश्मीर के लोगों को सुशासन मिले वो भी ये 370 की धारा के पीछे का कार्य था। और 22 साल तक मोदी जी जब भाजपा के फंक्शनरी थे तब वो कश्मीर में घूमते रहे थे, कश्मीर के लोगों के साथ उनका संवाद चलता रहा था और उनकी ग्राउंड रियलिटीज को उनका वो से काफी माहितगार थे। तो हर एक निर्णय के पीछे जो एक प्रधानमंत्री इतनी गहराई से जाता है, इतनी एक एक विषय में, फिर जैसे कंचन जी ने बताया, वे एआई हो या सेमीकंडक्टर्स हो या फाइटर जेट इंजिन्स हो या न्यायतंत्र हो, न्यायतंत्र में कैसे क्या क्या समस्याएं आती है उसे कैसे निपटा जाए, या डिमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था, डिजिटल इकोनॉमी, हर एक पहलू पे टैक्स इवेजन, ऐसी कोई चीज बची नहीं है जहां मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से बहुत काम किया है। और ये इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, जब वे पहली बार निर्वाचित पद उन्होंने संभाला और गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने पूरी गुजरात गवर्नमेंट को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। पहले कोई भी पूरी तैयारी के बिना कोई आता नहीं था, अगर आता था तो वो वहां टिकता नहीं था। तो इसीलिए जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, और यहाँ उनको कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, ये सब स्वयं कर रहे थे, जो उनकी स्फुरना थी। इसीलिए ये एक सामान्य मनुष्य से ये ऐसा इतनी विस्तृत काम, इतना असीम विशालता एक सामान्य मनुष्य के लिए करना नहीं है। उसमें जरूर कोई उनके ऊपर ये जो एक दिव्य प्रेरणा है, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, उससे उन्होंने जो कार्य किया है, इसीलिए ये कार्य कोई साधारण प्रधानमंत्री के काल का कार्य नहीं है, ये पूरे युग का कार्य है, पूरी सदी का कार्य है, जो देश की मानसिक भूमिका को अगले स्तर के ऊपर लेके गया है। सुहेल जी, मैं वर्जीश जी को लगातार सुन रहा था इस किताब को आने के बाद। वो बार बार दो बातें जरूर कह रहे हैं कि इस किताब को लिखने के पीछे एक उनका उद्देश्य ये भी कि एक तो ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसको अब तक हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे, मतलब एक राष्ट्र के तौर पर, लोगों के तौर पर अंडर एस्टिमेट कर। और दूसरा जो एक फेक नैरेटिव्स जो हैं नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि यूनाइटिंग इंडियंस के लिए जाना जाएगा कि कैसे भारतीयों को, जबकि एक विदेशी पत्रिका ने उनको डिवाइडर इंडिया के रूप में दिखाया। ये सब बकवास चीजें हैं, तो मैं इन चीजों की परवाह ही नहीं करता, क्योंकि अगर हम हर क्रिटिक को वैल्यू देते रहे काम ही नहीं करेंगे।
देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, और मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट. कंचन नोज अबाउट देम बिकॉज आई हैव रिटन अबाउट. मैं पहले प्रधानमंत्री मोदी को तब मिला इन 1999 व्हेन शुरू सेन एंड आई वर आस्क्ड टू वर्क ऑन द वाजपेयी कैंपेन. तो जो लाइन मैंने दी थी उस टाइम, हम अब भी अटल हैं. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एट दैट टाइम उस कार्यकर्ता तो मिलते रहे. सितंबर 2008 तो संजय भावसर जी ने कहा कि सुना है आप आ रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला. तो ऐसे हाँ, तो गांधीनगर मिलिए कल भोजन के लिए मुख्यमंत्री जी से. ऐसे डन. तो मैं गया, तो सिर्फ मोदी और मैं. तो मोदी जी ने बातें की, गिफ्ट सिटी की किताब दिखाई, सारा कुछ किया, और मेरे को फिर बोलते हैं सुहेल भाई कल कहाँ जा रहे हैं. ऐसे बॉम्बे, टाटा साहब को मिलेंगे. ऐसे हाँ. उनको बोलिए नैनो यहां ले आए, क्योंकि जब पारसीज पहले आए थे नवसारी में आए थे. ही सेइंग आप रतन टाटा जी को बोलिए अब सिंगूर में तो दाल नहीं गली, आप यहां ले आइए. अब बात सुनो आप ध्यान से जी. नेक्स्ट इवनिंग आई टेल मिस्टर टाटा दैट नरेंद्र मोदी एंड आई हैड डिनर एंड ही वांट्स द नैनो देयर. इन 3 days माय फ्रेंड all the permissions, everything was given. जिसका लैंड था, he got multiple than the market rate. What did Narendra Modi do? He didn't only give Nano a home, he made Gujarat the automobile hub, which till then was Chennai. Today, whether it's Maruti's largest factory, Tata's largest EV factory, all are in Gujarat. Number 1. Number 2, 2014 में he came to office. और मैं नहीं मिला, यू नो, आई शुड मीट सोशली, अगर किसी की शादी या जो भी है. रिपब्लिक का समिट था, तो मेरे को मिलते हैं, इट्स ऑल ऑन वीडियो. कहते हैं कि भाई कहाँ हो, मिलते ही नहीं हो. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑन द 9th this year I met him. Normally meetings were say about 15-20 minutes one-on-one with the PM. जी. 1 घंटा 55 मिनट. And as Burgess said, nothing has changed about the man. He has a sharp focus, an inquiring mind. और देखिए अशोक जी, मैं तो I advise chairman and CEOs, तो हम लोग परख सकते हैं. I will always say Narendra Modi is one of the finest listeners ever, and his ability to focus is unbelievable. जी. और उन्होंने याद दिलाया मेरे को. याद है मैंने आपको एक गिफ्ट सिटी की किताब दी थी. सर हाँ, ऐसे बन गई है. 11 साल से चली. August 20 I went to gift city. So there are 2 kinds of leaders in the world. One who promise and do, दिल. one who never do. बिल्कुल. Modi has always promised and delivered. डिलीवर. जी. And the important bit is जब मोदी है ना, तो मुमकिन है ही, क्योंकि उन्होंने ये हाथ ले रखी कि मैं करके दिखाऊं. करके दे. बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो डिलीवर करते हैं. और जो डिलीवर किया उन्होंने, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो मोदी मिशन जो है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, वो मिशन भी है कैसे राष्ट्र को लगातार आगे बढ़ाना है, कैसे देश को जो है एक समर्थ देश बनाना है, और साथ साथ उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है. ये बड़े विस्तार से इस पुस्तक में दिया गया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सबको जरूर पढ़ना चाहिए, खास करके जो आलोचक हैं उनको भी. बर्जेस के लिए नहीं बोल रहा जी. जी. पर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं एक दिन में, हर दिन मैं एक किताब पढ़ता हूं. हाँ हाँ. बर्जेस ने मेरे को ये किताब भेजी, मैं उसी दिन मैंने पढ़ के मैंने इनको मैसेज किया. Why is this book important? Because this book will make every Indian believe in India, Indianness, and the ability to deliver. बिल्कुल. You have a shining example. It is not from rags to riches. It is from belief to change. Because he believed, he has been able to change India for the better. जी हाँ, बिल्कुल. भारत बदल रहा है, भारत बदलेगा, और भारत जो है समर्थ देश बनेगा, विकसित देश बनेगा. ये जो सपना है, जो मिशन है, तो पूरा होगा ही. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पुस्तक को जरूर इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया बर्जेस जी, सुहेल सेठ जी और कंचन जी, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.